मैनेजर के पद पर तैनात हुए अमन को अभी 4 साल ही हुए थे। अमन बहुत ही मेहनती है। अपनी मेहनत के बल पर ही आज वो इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ गया। घर में बस 2 ही लोग हैं, वो और उसकी पत्नी शिया। अभी कोई बच्चा भी नहीं है। घरेलू छोटे मोटे कामों में शिया की मदद के लिए एक नौकरानी है। उसकी मदद से शिया सवेरे बढ़िया नाश्ता बनाती है। फिर दोनों मियाँ बीबी जम के नाश्ता करते हैं। अमन ऑफिस चला जाता है और सिया घर में ताला डाल नौकरानी को साथ ले कभी बाजार तो कभी कहीं और सैर सपाटे को निकल जाती है, अथवा बाहर बरामदे में पड़े झूले पर बैठकर मैगजीन पढ़ती है। मोहल्ले के आस पड़ोस की औरतें अक्सर अपनी बातचीत में अमन की पत्नी शिया की दिनचर्या का जिक्र करती हैं कि उसके कितने मज़े हैं। यहाँ तक कि ये खबर उड़ते उड़ते मोहल्ले में रहने वाली समाज सेविका आशना सिंह तक पहुँच चुकी है। बस फिर क्या था। एक दिन आशना सिंह सिया जी से मिलने जा पहुँची। सिया अपने बरामदे के झूले पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उसने उठकर आसना जी का स्वागत किया। कुशल क्षेम के बाद आसना जी ने कहा, मैं एक समाज सेवी संस्था नारी कल्याण समिति की उपाध्यक्ष हूँ। समाज में किसी भी कारण से पीड़ित किसी भी महिला की मदद करने को तत्पर रहते हैं। इसके लिए हमें आप जैसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास अतिरिक्त समय हो। अपने में मस्त रहने वाली सिया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बस हाँ हूँ करती रही। चाय समाप्त होते होते आसना जी जान गई कि उनकी किसी भी बात में सिया को कोई रुचि नहीं है। परंतु तीसरे ही दिन दोपहर में वो फिर आ धमकी। साथ में एक व्यक्ति और था। उस व्यक्ति ने कहा, असमय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे देवराज कहते हैं। जिस संस्था यानी नारी कल्याण समिति की आसना जी उपाध्यक्ष हैं, मैं उसी का अध्यक्ष हूँ। आसना जी ने आपके बारे में बताया तो मैंने सोचा कि मैं भी मिल लूँ। सिया दिलचस्पी न होने के बावजूद हूँ हाँ करती जा रही थी, पर थोड़ी ही देर में उसे ऊब और घुटन होने लगी। तभी अमन अपने दफ्तर से किसी कारणवश रोज से पहले वापस आ गया। व्यस्त और अपने ही ख्यालों में गुम से नजर आ रहे अमन ने इन सबको बैठा देखा तो फीकी सी मुस्कुराहट से अभिवादन कर घर के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में व्यस्तता का बहाना कर वो दोनों विदा हो गए। उन्हें विदा कर जब सिया घर के अंदर गई तो उसने पाया कि अमन बेडरूम में चादर ओढ़े लेटे हैं। सिया ने आवाज़ दी तो वे उठकर बैठ गए और बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर और बदन में भी दर्द है। उसने सिया से डिस्प्रिन मांग कर खाई और फिर लेट गया। अगले दिन सुबह अमन सामान्य और स्वस्थ नजर आ रहा था। हमेशा की तरह नाश्ता करके दफ्तर चला गया। सिया अभी अपना मैगजीन लेकर झूले पर बैठी ही थी कि आसना जी का फ़ोन आया। क्या कर रही हैं सिया जी? पकौड़े बनाए थे, आ जाएं, साथ बैठ के चाय पियेंगे। सिया को झुलझुलाहट तो बहुत हुई, परंतु संकोचवश वो इनकार ना कर सकी। सिया जब आसना जी के यहाँ पहुँची तो आसना जी ने बाहर निकलकर बड़े तपाक से उसका स्वागत किया और बैठक में ले गई। बैठक में पहले से विराजमान देवराज जी ने खड़े होकर सिया का अभिवादन किया। इतने सवेरे देवराज को यहाँ देखकर सिया से रहा नहीं गया। अरे देवराज जी, इतने सवेरे आप यहाँ? दरअसल हमारी संस्था के कुछ ऐसे केस जिनमें हमें सफलता मिल चुकी है, उनकी फाइलों में फाइनल रिपोर्ट लगानी थी और उसके लिए मुझे आसना जी की मदद की आवश्यकता थी। संयोग से आज इनके पास समय भी था, इसलिए मैं फाइलें लेकर यहीं चला आया। जब हम किसी पीड़ित महिला की मदद करने का बीड़ा उठाते हैं तो हम बाकायदा उसकी एक फाइल बना लेते हैं। उसमें पूरा केस, पूरी समस्या दर्ज करते हैं। इससे समस्याओं को समझने में आसानी होती है। जैसे जैसे समस्या सुलझती जाती है, हम उसमें अपनी उपलब्धियों को दर्ज करते जाते हैं। सिया ने देखा कि आसना जी चाय पकौड़ों की ट्रे लेकर बैठक में दाखिल हो रही थी। चाय पकौड़ों के बीच देवराज ने पूछा, और सुनाइए सिया जी, अमन बाबू के क्या हाल हैं? कल आप लोगों के जाने के बाद जब मैं अंदर गई तो अमन चादर ओढ़े लेटे थे। पूछने पर बताया कि अस्वस्थ हैं और सर और बदन में भी दर्द है।
मुझसे डिस्प्लिन मांगकर खाई और सो गए। खाना भी नहीं खाया। सुबह उठे तो पूर्ण स्वस्थ थे। नहा धोकर अच्छी तरह से नाश्ता कर दफ्तर चले गए। चलो शुक्र है कि घबराने की कोई बात नहीं, देवराज ने हौसला बंधाने वाले अंदाज में कहा। फिर दार्शनिकों जैसी मुद्रा बना के बोलना शुरू किया। सिया जी, आपने बताया कि जब आप अंदर गई तो अमन बाबू चादर ओढ़े लेटे थे और आपसे डिस्प्लिन मांगकर खाई, यानी कि इतनी देर तक उन्होंने इंतजार किया कि जब आप आएंगी तो वो आपसे डिस्प्लिन मांगेंगे। वो डिस्प्लिन स्वयं भी तो ले सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि आपसे मांगने में कोई बुराई है, परंतु क्या ये संभव नहीं कि कहीं न कहीं अमन बाबू के अवचेतन मन में ये हो कि ये काम तो सिया के ही जिम्मे है, यही उसकी पहचान है, क्योंकि उसकी और कोई विशेष पहचान तो है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा भगवान न करे कि ऐसा हो, पर संभावना तो है ही। इतना कहकर अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए देवराज ने अपनी नजरें सिया की ओर उठाई। देवराज की इस बेसिर पैर की कल्पना पर सिया को झुंझुलाहट तो बहुत हुई, पर उसने हंसकर कहा, लगता है आप मुझसे भी ज़्यादा मैगजीन पढ़ते हैं। देवराज ने भी हंसकर कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बात कोरी कल्पना है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, परंतु जिनके घर में कभी चोरी ना हुई हो, क्या वो भी एहतियातन घर के दरवाजे पर ताला नहीं डालते? इसी प्रकार एहतियातन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अपने घर परिवार से कितना भी संपन्न क्यों न हो, अपनी कुछ न कुछ पहचान अवश्य बनानी चाहिए। ये मेरा अपना मत है, जो कि किन्हीं की नज़रों में गलत भी हो सकता है। इतना कहकर देवराज उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, चाय पकौड़ों के लिए धन्यवाद आसना जी, अब मैं चलूँगा, अभी और कई जगह पर जाना है। सिया अगले 3 दिन तक अमन के व्यवहार पर विशेष ध्यान देती रही। अब उसे अमन की हर बात पर लगता कि अमन जानबूझकर अपने हर छोटे बड़े काम उससे ही करवाता है। 3 दिन बीतते बीतते उसे देवराज की बात सच लगने लगी कि अमन के इस व्यवहार का कारण सिया की कोई अपनी पहचान ना होना ही है। तीसरे दिन शाम को ही उसने पक्का मन बना लिया कि बिना घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े वो कम से कम एक समाज सेविका की पहचान तो बना ही सकती है। चौथे दिन पति अमन के दफ्तर जाते ही उसने आसना जी को फोन कर अपनी इच्छा बता दी। आसना बड़ी खुश हुई और अपनी संस्था के दफ्तर का पता बताते हुए बोली कि कल हम दोनों वहां चलेंगे और कागजी औपचारिकताएं पूरी कर आपको विधिवत मेंबर बना लेंगे। सिया उत्साह से भर गई कि अब वो कुछ नाम कमाकर अमन की नज़र में सम्मान हासिल करेगी। उसी उत्साह के नशे में नौकरानी को घर की सफाई के संबंध में निर्देश दे स्वयं अपनी पसंद की कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए बाजार की तरफ निकल गई। कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते हुए उसे ख्याल आया कि आसना ने जो पता बताया था वो ये सामने सड़क के दूसरी तरफ ही तो है, क्यों ना देवराज जी से मुलाकात कर ली जाए। कॉफ़ी समाप्त कर वो दफ्तर की ओर चल दी। हालांकि सुबह के 10 से ऊपर बज रहे थे, पर इमारत का बरामदा खाली था। सिया ने सोचा शायद अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से चपरासी रखा ही ना हो। वो देवराज जी के दफ्तर के दरवाजे पर ही पहुंची तो उसे लगा कि अंदर देवराज जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अभी वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि फ़ोन की बातचीत में अपना नाम सुनकर ठिठक गई और अनजाने ही वो उनकी बातें सुनने लगी। वो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे, अरे हाँ हाँ नवीन जी, वही सिया जिनके बारे में मैंने बताया था कि मैंने उन्हें आसना जी के यहाँ आते जाते देखा था, और मौका देख मैंने उनके मन में पति के विरुद्ध संदेह का बीज बो दिया था। 3 ही दिन में उसमें से अंकुर फूट निकला। अभी अभी आसना जी का फ़ोन आया था कि कल वो आ रही हैं हमारी संस्था की विधिवत सदस्य बनने। अब बस मैं 2-4 रोज उनके हर छोटे बड़े काम की वाह वाह करूँगा। जाहिर है कि आसना मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगी। फिर एक दिन मैं आपकी नारी उत्थान समिति और अपनी नारी कल्याण समिति की संयुक्त बैठक बुलाऊंगा। आपको करना ये है कि अपनी संस्था के बाकी लोगों को व्यस्त कर बैठक में अकेले ही हिस्सा लेना है, क्योंकि इस तरह की बात फैलनी नहीं चाहिए। मैं भी आसना और सिया के अतिरिक्त किसी को नहीं बुलाऊंगा।
वहाँ मैं कोई बहाना ढूंढकर आसना को हल्का सा झिड़क दूंगा। आप बैठक के बाद उन्हें शीशे में उतार लेना। मतलब कुछ इस तरह कहना कि देवराज बेवकूफ़ है जो आप जैसी मेहनती सदस्य की कदर नहीं जानता। इस तरह सबके सामने उल्टा पुल्टा बोल दिया वगैरह वगैरह। जब आपकी बातों से वो पूरी तरह भावुक हो जाएं, तो आप उन्हें मेरी संस्था छोड़ अपनी में उपाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख देना, क्योंकि आपके यहाँ उपाध्यक्ष पद खाली है और उसके लिए आपको उनकी जैसी योग्य सदस्य की आवश्यकता है। ध्यान रहे, ये औरतें बड़ी जल्दी जल्दी इरादा बदल लेती हैं, इसीलिए कि कहीं बाद में उनका इरादा बदल न जाए। हो सके तो उनसे त्याग पत्र भी वहीं लिखवा लेना, जिसे मैं थोड़ी हील हुज्जत के बाद स्वीकार कर लूँगा। बस उसके बाद तुम उसे अपनी संस्था की उपाध्यक्ष घोषित कर देना और अपनी बरसों की तमन्ना पूरी करना, यानी कि अपनी पसंद की उपाध्यक्ष के साथ ऐश करना। इधर मैं सिया को उपाध्यक्ष बनाकर उसके साथ ऐश करूँगा। तुम्हारा काम तो आसान है, क्योंकि आसना इस तरह के वातावरण की अभ्यस्त है, परंतु मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिया पहली बार अपने घर से बाहर निकल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूँ। बदले में तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी संस्था इस बार सरकारी अनुदान के लिए आवेदन ना करे, ताकि वो अनुदान हमारी संस्था को मिल सके। इसके आगे सुनने की ताकत सिया में नहीं बची थी। उसका गला सूख रहा था और पैर कांप रहे थे। फिर भी वो किसी तरह अपने कांपते पैरों को संभालते बिना आवाज़ किए वापस लौटकर सड़क पर आई और ऑटो रिक्शा कर घर आ गई। शाम को अमन दफ्तर से आया तो वो उससे लिपट के फूट फूट कर रोने लगी। अमन ने पूछा तो उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनकर अमन बोला, उस दिन मुझे दफ्तर में 2-3 उल्टियाँ हुई थी। दरअसल मेरे दफ्तर के एक कर्मचारी के जन्मदिन की छोटी सी पार्टी थी। लगता है उस पार्टी में मैंने कुछ ऐसा खा लिया था जो कि हजम नहीं हुआ। मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे उल्टियाँ होने लगी। पास की डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर ने मेरी जांच की और उल्टी रुकने की दवा दी। उल्टी तो रुक गई, पर सर और बदन दर्द ना गया। डॉक्टर ने मुझे घर जाकर आराम करने की सलाह दी और मैं घर चला आया। मैंने सोचा था कि आराम करने से दर्द ठीक हो जाएगा, इसीलिए घर आकर भी डिस्प्रिन या कोई ऐसी दवा नहीं ली थी, परंतु दर्द के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। इसीलिए जब तुम कमरे में आई तो मैंने तुमसे डिस्प्रिन मांग कर खाई। तुम खुद देखो कि पति के डिस्प्रिन मांगने जैसी जरा सी बात को एक धूर्त व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए किस तरह से तर्क द्वारा जोड़ तोड़ कर नारी शोषण की शुरुआत के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, वो भी इतनी चालाकी से कि तुम जैसी विदुषी भी भ्रम का शिकार हो गई। इसलिए बेहतर है कि भ्रमात्मक परिस्थिति होने पर हम आपसी बातचीत से तथ्यों का खुलासा करें और सोच समझकर कोई कदम उठाएं। कपड़े बदलने के लिए अमन अपने कमरे में गया और ऑफिस के कपड़े बदलते समय उसने एक फ़ोन मिलाया और एक संक्षिप्त सी बातचीत की। फ़ोन काट जब वो बाहर खाने की मेज पर आया तो सिया से बोला, सिया, आज तुम एक हादसे के बेहद करीब से गुजरी हो। ये दूसरी बात है कि कोई हादसा नहीं हुआ। कल कोई दूसरी महिला उनके चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। तुम्हें मेरा मित्र कौशल तो याद होगा। कौन? वो डीएसपी कौशल प्रताप? हाँ वही। वो गुप्तचर विभाग में एसपी होकर इसी शहर में आ गया है। मैंने बिना तुमसे सलाह किए उन्हें रात्रि के भोजन पर बुला लिया है। ये सुनते ही सिया उत्साहित हो उठी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। करीब 7 बजे कौशल अपनी पत्नी रूपा के साथ अमन के घर पहुँचे। सब एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। पहले चाय का दौर चला और उसी दौरान अमन ने सिया के साथ गुजरा सारा किस्सा कौशल को कह सुनाया। सारी बात सुनकर कौशल हंसकर बोला, लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। दरअसल पुलिस को कुछ महिलाओं की शिकायतें मिली थी, पर कोई सबूत न होने के कारण पुलिस कोई कार्यवाही करने में असमर्थ थी। इसीलिए ये केस हमारे विभाग को सौंप दिया गया था। हमारे 2 एजेंट पति पत्नी के रूप में यहीं पास में ही रहते हैं। मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। उनसे मिलके पूरी योजना बना लेते हैं
कि कैसे क्या करना है। इतना कहकर कौशल ने मोबाइल से फ़ोन कर गुप्तचर विभाग के उन दोनों एजेंट पति पत्नी को बुला लिया। इस ऑपरेशन के मुख्य किरदार मिस्टर तुषार रावत और श्रीमती सिम्मी रावत। अगले दिन जब आसना जी सिया को अपनी संस्था का मेंबर बनाने के लिए ले जाने हेतु आई तो सिया के साथ वहां मिसेज सिम्मी रावत भी मौजूद थी। उन्हें देखते ही सिया तपाक से बोली, आइए आसना जी, इनसे मिलिए। ये हैं मेरी बहुत ही पक्की सहेली मिसेज सिम्मी रावत, यहीं पास में ही रहती हैं। ऐसे वक्त में जब आसना अपने नए शिकार को अपने दफ्तर ले जाने के लिए आई थी, वहाँ किसी और को देखकर मन ही मन थोड़ी अव्यवस्थित नजर आने लगी। शायद सोचने लगी होंगी कि अब इसकी वजह से दफ्तर पहुँचने में देर होगी। फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अनमना सा अभिवादन स्वीकार किया। इधर सिया अपनी ही धुन में बताई जा रही थी कि सिम्मी के पति तुषार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है, पर मेरी तरह इन्हें किताबें पढ़ने का शौक तो है नहीं, इसलिए मन बहलाने के लिए ये अभी तक बाल विद्या मंदिर में पढ़ाती थी। आसना के कानों में पहले मन बहलाने के लिए और फिर पढ़ाती थी शब्द जैसे ही पढ़े वैसे ही उनके कान खड़े हो गए। सोचा लगता है एक और मुर्गी फंसी। चौंकने का अभिनय करते हुए बोली, पढ़ाती थी से क्या मतलब, छोड़ दिया क्या? अब इतने बड़े आदमी की बीवी कहाँ तक प्राइमरी स्कूल के मैनेजमेंट का अंकुश बर्दाश्त करती। आप तो जानती ही हैं कि इस घर में मैं भी खाली ही रहती हूँ। मैंने कहा, प्रिंसिपल से बात कर लो, तुम्हारी जगह मैं कर लूँगी। इन्होंने बात की। अभी यही कोई 3 हफ्ते पहले तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, पर इन 3 हफ्तों में बात आई गई हो गई। स्वभाव से लापरवाह होने के कारण अनायास ही मैं इस बात को भूल गई थी और इसीलिए मैंने आपसे आपकी संस्था का मेंबर बनने की हामी भर दी थी। कल कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हो जाने के कारण मैं शाम को डाक देखना भूल गई थी। अभी सुबह इन्होंने आकर मुझे नौकरी मिलने की बधाई दी तो मैं चकराई कि मुझे तो कुछ सूचना ही नहीं मिली। फिर मैंने डाक देखा तो ये लेटर मिला। सिया ने टेबल पर पड़े नियुक्ति पत्र के लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब योजना के क्रियाकलापों का हिस्सा था। तभी सिम्मी ने बात आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा, ये तुम किस संस्था का मेंबर बनने की बात कर रही थी सिया? आसना तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार ही बैठी रहती थी। तुरंत बोल पड़ी, ये एक समाज सेवी संस्था है, नारी कल्याण समिति। मैं इस संस्था की उपाध्यक्ष हूँ। हम समाज में किसी भी कारण से पीड़ित किसी भी महिला की मदद करने को तत्पर रहते हैं। जाहिर है इसके लिए हमें आप जैसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास अतिरिक्त समय हो। ये सुनते ही सिया ने जोड़ा, हाँ सिम्मी, ये बात सही है। मैं तो अब नौकरी में व्यस्त हो जाऊंगी, पर तेरा समय कैसे कटेगा? मेरे विचार से तो तेरे लिए ये काम बहुत अच्छा है। चूँकि समाज सेवा है, अतः कोई नौकरी जैसा अंकुश तो है नहीं। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने खाली समय का सदुपयोग करना है। आसना ने देवराज जी को मोबाइल पर सारी चीज़ें स्पष्ट की और सिम्मी के बारे में बताया। देवराज खुश हो गए। इधर पुलिस के पूरे महकमे, वर्दी और बिना वर्दी दोनों विभागों ने अपना चक्रव्यूह रचना शुरू किया। इस शक्तिशाली चक्रव्यूह की रचना इतनी वास्तविकतापूर्ण थी कि किसी को भनक तक नहीं लग सकती थी कि ये वास्तविक न होकर पुलिस का जाल है। बड़े व्यापारी की बिगड़ी बीबी के रूप में सिम्मी ने दूसरे ही दिन ऑफिस में जाकर देवराज से मुलाकात की और संस्था की सदस्यता ग्रहण की। कल्याण समिति के दफ्तर में अपने बैठने की जगह की लाइटिंग, मेज, कुर्सी वगैरह में तमाम नुक्स निकाले और देवराज जी से बड़ी ही विनम्रता से वो सब अपने पैसे से ठीक करवाने की पेशकश की तो सिम्मी नाम की इस खूबसूरत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की बात वे टाल न सके। अगले ही दिन गुप्तचर विभाग के एजेंट बढ़ई, बिजली मिस्त्री वगैरह बन कर आए और न सिर्फ सिम्मी जी के बैठने की जगह की लाइटिंग ठीक की और मेज कुर्सी बदली, बल्कि देवराज जी के लिए भी नई मेज कुर्सी लगा गए। कहना ना होगा कि इसी बहाने पूरा दफ्तर छोटे छोटे वीडियो कैमरों और माइक्रोफोनों से सज्जित हो गया।
उनकी वायरलेस सुविधा से यहाँ होने वाले सभी क्रियाकलापों की लगातार रिकॉर्डिंग गुप्तचर विभाग में होने लगी। चंद ही दिनों में इस दफ्तर के तमाम फर्जी व नाजायज कार्यों, आसना और देवराज जी की आपत्तिजनक तस्वीरों व वीडियो सहित तमाम मसाला पुलिस महकमे के पास इकट्ठा हो गया। विश्लेषण से ये भी जाहिर हुआ कि आसना और देवराज जी ये तस्वीरें और वीडियो लगभग प्रत्येक रविवार 10 बजे दिन के आसपास के थे। रविवार यानी छुट्टी का दिन। जाहिर है उस दिन आवश्यक कार्यवश दफ्तर में सिर्फ आसना और देवराज ही होते थे। इस दफ्तर को ताला डलवा देने के लिए ये सब पर्याप्त था, पर पुलिस महकमे की योजना तो नारी उत्थान समिति को भी बेनकाब करने की थी, जिसका सिर्फ एक ही तरीका था और वो था मौके का इंतजार। खैर, वो दिन भी आया जब अपनी योजना के अनुसार धूर्त देवराज ने दोनों संस्थाओं की संयुक्त बैठक का आयोजन किया और उसमें किसी मामूली सी बात पर आसना की थोड़ी रुखाई से आलोचना कर दी। उसी शाम नारी उत्थान समिति के नवीन जी आसना जी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए देवराज जी के व्यवहार की निंदा की तो आसना जी की आंखें भर आई। लोहा गरम देख नवीन जी बोले, करुणा, नारी उत्थान समिति का कार्य बहुत बढ़ गया है और अकेले मुझसे संभलता नहीं है। आप यदि मेरी संस्था में शामिल होना चाहें तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मैं आपको अपनी संस्था में संयुक्त अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत करना चाहता हूँ। नवीन जी चले गए। अब आसना जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। सिम्मी के पास जाकर अपने नए दफ्तर के तारीफों के पुल बांध दिए। सिम्मी ने मुबारकबाद देते हुए कहा, बड़ी खुशी की बात है, एक दिन हमें भी अपना दफ्तर दिखाइए ना। आसना जी खुश होकर बोली, क्यों नहीं, जब चाहो। सिम्मी यही तो चाहती थी। आसना के जाने के बाद उसने अपने विभाग को सूचित कर नारी उत्थान समिति के दफ्तर में लगाने के लिए सूक्ष्म कैमरे व माइक्रोफोन हासिल कर लिए। रविवार को आसना आई और सिम्मी को दफ्तर दिखाने लिवा ले गई। उन्होंने सिम्मी को बड़े उत्साह से अपना दफ्तर दिखाया। दफ्तर देखते समय उनकी नज़र बचाकर सिम्मी के दक्ष हाथों ने उपयुक्त स्थानों पर कैमरे और माइक्रोफोन छिपा दिए, जो कि वो अपने लेडीज बैग में छिपा कर ले आई थी। वहाँ से लौटकर सिम्मी ने अपने विभाग को सूचित किया और इस तरह नारी उत्थान समिति में होने वाले सभी क्रियाकलापों की लगातार रिकॉर्डिंग भी पुलिस महकमे को प्राप्त होने लगी। अब पुलिस के पास इन दोनों दफ्तरों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त कारण और सबूत हैं। शनिवार के दिन तुषार और दूसरे अधिकारी सारे सबूतों का विश्लेषण करने में लगे थे कि तभी सिम्मी ने खबर दी कि देवराज जी ने उसे कल यानी रविवार को कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए दफ्तर बुलाया है। तुषार का माथा ठनका, क्योंकि सिया को भी इसी प्रकार देवराज ने रविवार को ही बुलाया था। महकमे के बड़े अधिकारियों की तुरंत बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब देर करना ना तो संभव है, क्योंकि इसमें सिम्मी को खतरा हो सकता है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। अतः कल यानी रविवार को दोनों दफ्तरों में छापा मारकर इस प्रकरण का अंत कर दिया जाए। अगले दिन सुबह होने से पहले ही सादा कपड़ों वाली पुलिस और गाड़ियों ने दोनों दफ्तरों की घेराबंदी कर ली थी। सिम्मी करीब 10 बजे आई। दफ्तर से थोड़ा पहले ही उसने अपनी कार रोककर छापामार दस्ते को अपने मोबाइल में पहले से सेट पहला सिग्नल देकर दफ्तर के अंदर जाने के बारे में पूछा। दस्ते से सकारात्मक सिग्नल मिलने पर उसने कार आगे बढ़ाकर दफ्तर के सामने रोकी। सिम्मी सामान्य ढंग से दफ्तर में घुसी। दुआ सलाम के बाद देवराज ने उसे कुछ काम बताए तो वो अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगी। पर जैसी कि उम्मीद थी 10 या 15 मिनट के अंदर देवराज उसकी सीट के पास आकर खड़े हो गए और कुछ समझाने लगे। समझाने की प्रक्रिया में वो उसके करीब से करीबतर होते जा रहे थे। सिम्मी ने छापामार दस्ते को अपने मोबाइल से दूसरा यानी छापा मारने को तैयार होने का सिग्नल दे दिया और वो देवराज की अगली हरकत का इंतजार कर रही थी। उसका दिल ट्रेन की इंजन की तरह धड़क रहा था, जबकि उसे पता था कि इस दफ्तर में होने वाली प्रत्येक हरकत
पुलिस अपने स्क्रीन या मॉनिटरों पर लगातार देख और रिकॉर्ड कर रही है। देवराज ने जब देखा कि इतना करीब होने के बावजूद सिम्मी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो इसे उसकी स्वीकृति मानकर अपने प्यार के इजहार के साथ साथ कुछ गलत हरकत भी कर बैठे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी देवराज ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिम्मी का थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा और पुलिस के छापामार दस्ते ने धड़धड़ाते हुए दफ्तर में प्रवेश किया। देवराज को अपना गाल सहलाने का भी मौका नहीं मिला और वो गिरफ्तार हो गए। उधर नवीन, आशना और उससे जुड़े कई और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम सबूतों और अमन और सिया की गवाही से केस मजबूत हो चुका था। समाज में फैल रहे इस नासूर को मिटाने के लिए और भी लोग सामने आए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।